मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का। ये बीएससी की क्लास जब आपकी स्टार्ट होती है तो रियल एनालिसिस के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका काउंटेबल होता है। इस टॉपिक के अंदर वे सब चीज़ें हैं जो आपको मैथमेटिक्स में आगे की तरफ ले जाएंगी। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज करनी है इन एग्जामिनेशन के लिए या लेक्चर कोर्स करना है। अब देखिए, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के अंदर हम देखते हैं जो कॉमन डेफिनेशन हमारे पास होती है, जिसको हम फॉर्मल डेफिनेशन बोलते हैं, उससे संबंधित एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप 12th क्लास में थे, क्योंकि जो भी हम स्टार्ट करते हैं बीएससी के लिए वो स्टार्ट करते हैं आपके 12th वाले बेस से, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मोटिवेशन होता है किसी भी कंसेप्ट को सीखने के लिए। कोई भी आपके पास मोटिवेशन या फिर प्री नॉलेज जिसको बोलते हैं वो होनी ज़रूरी है। तो आपने वहाँ पे 12th क्लास के अंदर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3 प्रोग्रेशन पढ़ी थी। और यहाँ पे आपने कहा था कि जो टर्म्स हमारे पास होती हैं A1, A2, AN, इस तरीके से एक खास पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास सीक्वेंसेस थी और इनको हमने स्पेशली क्या नाम दिया था, प्रोग्रेशन का नाम दिया था, क्योंकि खास पैटर्न था कि दो टर्म का डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए। और जीपी में हमारे पास क्या था, रेशो आपका सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से, किसी भी टर्म का उससे पहले टर्म से जो रेशो आपके पास आएगा वो आपका सेम आएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या था कि अगर कोई हमारे पास गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी रेसिप्रोकल टर्म्स क्या बनाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाती है। या हम उल्टा करते हैं, इसकी जो टर्म्स थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, उनको उल्टा करने से, उनके रेसिप्रोकल लेने से जो हमें सीक्वेंस प्राप्त होती थी उसको हम क्या बोलते थे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते थे। तो ये कंसेप्ट आपका पहले से ही क्लियर है, मैंने इसको थोड़ा सा रिकॉल करा दिया है आपकी जानकारी के लिए। अब देखिए, जनरली सीक्वेंस का मतलब क्या है, कोई भी काम आप क्या करते हैं, सिस्टेमेटिक तरीके से करते हैं, एक खास पैटर्न में करते हैं, उसी का नाम हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस। जैसे हम क्लास में लाइन लगवाते हैं तो हम बच्चों को ये क्या कहें कि आप अपने रोल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से, जैसे आपकी क्लास में सीटिंग लगती है, जब आप पेपर देते हैं तो 1, 2, 3, 4 के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से सीटिंग लगती है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम होता है। तो जनरली सीक्वेंस का जो हमारा मीनिंग है वो है सही तरीके से। कोई भी काम हम सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो उसको हम, उसकी जो कैटेगरी है वो आपकी सीक्वेंस वाली कहलाएगी। कॉमन वर्ड है। एक प्रॉपर मेथड हमारे पास होना चाहिए जिसको हम हाँ या ना कर सकें कि इस नंबर पे बच्चा बैठेगा, नहीं बैठेगा। अगर तीसरे क्रम का बच्चा हमारे पास एब्सेंट है तो उसकी सीट को हम खाली छोड़ देते हैं, इस तरीके से। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। देखिए क्या डेफिनेशन लिखी गई है। सबसे पहले जनरल साइंस से समझना शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पे थोड़ा सा बाद में आएंगे। यहाँ भी मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन एक अलग चीज होती है। सपोज फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी आर गिवन ए रियल नंबर an। हमने एक an नंबर पकड़ लिया, देन द लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लिस्ट, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि लिस्ट ऑफ नंबर A1, A2, AN जो कि क्रम में लगे हैं। लिस्ट का मतलब यहाँ पे आपको ऑर्डर जो आपके पास है उसकी इंपॉर्टेंस है। जिस तरीके से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, परमुटेशन में जो आपका ऑर्डर होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो एक तरीके से परमुटेशन वाला वर्क हम कर रहे हैं। इस कॉल्ड ए सीक्वेंस, सामान्य भाषा में समझिए। एंड दिस ऑर्डर्ड लिस्ट, देखिए कितना अच्छा वर्ड इसमें यूज किया है। यहाँ पे इसके अंदर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए इसने कहा है कि दिस इज कॉल्ड ए सीक्वेंस, और एक ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम यूजुअली, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसी को मैं कहने का प्रयास कर रहा था आपको कि यहाँ पे आपको क्या लेना है, ऑर्डर्ड लेना है। अब ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट वाला जो कंसेप्ट है इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप जब सीक्वेंस की टर्म्स को लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे 2 तरह के साइन यूज होते हैं। एक तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है, ऐसे यूज कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो नोटेशन है बेसिकली ये नोटेशन है आपका सेट का।
तो कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ पे लिख देता है कि ये सीक्वेंस है। तो आप समझ जाएंगे कि इसको सेट की तरीके से ट्रीट नहीं करना है, इसको सीक्वेंस के तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि यहाँ पे सेट के अंदर जब टर्म्स हमारे पास रिपीट होती हैं तो उनको एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर अगर टर्म्स रिपीट भी हो रही हैं, 1 1 1 ही आ रहा है केवल, तो भी हम उनको अलग अलग टर्म मानते हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इस तरीके से। तो इसको सेट का जो नोटेशन है उसको ऐसे नहीं पढ़ना है। एक तो चीज़ ये हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे मोर प्रिसाइजली, यहाँ पे क्या कहा गया आपको कि मोर प्रिसाइजली स्पेशली वी डिफाइन ए सीक्वेंस एज फॉलो। मोर प्रिसाइजली का मतलब है कि स्पेशली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो हमने देखा है ये आपका प्रेजेंटेशन व्यू है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे क्योंकि आगे जाके सभी चीज़ें सीक्वेंस के ऊपर बेस होने वाली हैं। प्रेजेंटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैथमेटिक्स उसको किसी फंक्शन के फॉर्मेट में डिफाइन करना चाहता है, तो यहाँ से डेफिनेशन नंबर 1.1, तो आपको जनरल लैंग्वेज के हिसाब से इस कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन ऑपरेट हुई है उसके बेस से जब हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हमें लाभ नहीं होता। और एक कॉमन कन्फ्यूजन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ए फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन को डिनोट किया है। अब आपके पास पहले से ही फंक्शन के लिए डेफिनेशन है कि फंक्शन एक डेफिनेट रूल होता है, दो सेट के बीच में, सेट ए से और सेट बी के बीच में एक रूल होता है, जिसमें कि यहाँ पे जब यहाँ पे हम दोनों को सेट कहेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होती। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है सेट की डेफिनेशन में, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपकी जो इंडियन ऑथर की बुक है वहाँ पे लिखा होता है ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो बात दोनों की सिमिलर वे में आपको समझनी चाहिए, क्योंकि हमें इंडिया में रहने के हिसाब से मैथमेटिक्स सीखना है और फॉरेन ऑथर को भी पढ़ना है, दोनों चीज़ें फॉलो करनी है। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो फंक्शन यहाँ बनाया गया है, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ जो इसने ए सेट लिया है डेफिनेशन में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है, टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे जो बी सेट हमारे पास है ये सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि जो ए सेट हमारे पास था उसको हमने क्या मान लिया है, एन मान लिया है, और जो बी सेट हमारे पास था उसको हमने सेट ऑफ रियल नंबर मान लिया है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी कि एफ जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी या एन से आर में, ये डेफिनेशन देखिए जो लिखा हुआ है, एफ फंक्शन है फ्रॉम एन टू आर, वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। क्योंकि हम जो यहाँ पे इन जो एलिमेंट हमारे पास हैं सीक्वेंस के अंदर, ऊपर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं उनके जो सफिक्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर की सेंस से चल रहे हैं, काउंटिंग नंबर की सेंस से चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ए एन था, पहले जो हमने ए एन लिया था उसको हमने यहाँ पे एफ एन मान लिया, और एन बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे सेट ए के, अब आप यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया है, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ए के हर एलिमेंट के लिए यहाँ एलिमेंट कैसे हैं 1 2 3 4 के हिसाब से चलते जा रहे हैं अप टू इन्फिनिट तक। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इमेजेस बनाएंगे, यहाँ पे इमेजेस का सेट बनाएंगे। तो जो इमेजेस का सेट है वो आपका, यहाँ पे हम उन एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे A1 के लिए क्या लिखा जाएगा, A1 को हम लिखेंगे f ऑफ 1, फिर A2 को लिखेंगे f ऑफ 2। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि सपोज कीजिए कि f1 f2 की वैल्यू सेम ले लेता हूँ और वो मान लिया हमारे पास 5 आती है, तो 5 एलिमेंट को जब मैं बी सेट को लिखूंगा यहाँ पे, जब इसकी रेंज यहाँ पे लिखूंगा, जो फंक्शन की रेंज आएगी हमारे पास, इस फंक्शन की जब हम रेंज लिखेंगे तो इस 5 एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि 5 एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम 5 एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं तो जो f1 f2 हमने अब से पहले अलग अलग मान रखे थे, जो मैंने इनकी वैल्यूज़ को a1 a2 अलग अलग नाम दिया था, अब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जबकि हमारी सीक्वेंस में जो ऑर्डर्ड लिस्टिंग प्रॉपर्टी ऊपर मैंने डेफिनेशन में आपको बताई थी, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास 5 है तो दूसरी वैल्यू 5 है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
यहाँ रिपीटिशन सिस्टम के हिसाब से चलेगा, पहली वैल्यू भी 5 है, दूसरी वैल्यू 5 है, तीसरी 5 हो सकती है। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जब आप फंक्शन की रेंज बनाते हैं तो रेंज में कंसेप्ट क्या होता है आपका कि एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होता। तो यहाँ एक कॉमन कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगा बुक पढ़ते हुए, जब भी आप बुक में इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन जो ऊपर लिखी गई है ये जनरली बुक्स के अंदर नहीं लिखी होती, वहाँ केवल इस डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो एक कन्फ्यूजन आपको माइंड में बना रहेगा कि जो फंक्शन की डेफिनेशन थी और जो हम आर का सबसेट लेते हैं जिसको हम फंक्शन की रेंज बोलेंगे, वहाँ एलिमेंट्स का जो रिपीटिशन है, इमेजेस का रिपीटिशन है, उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। सपोज कीजिए कि F1, F2, F3 की तीनों की वैल्यू 5 आती है, तो हमारे लिए F1, F2, F5 के लिए एक ही एलिमेंट 5 काम करेगा, हम उसको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन लिखने के हिसाब से जो मैथमेटिशियन ने इसको इस कंसेप्ट को बनाया कि ऊपर का जो हमारा ऑर्डर लिस्टिंग प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे इस an को जो मैंने ऊपर लिखा है और ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, तो देखिए दोनों डेफिनेशन को सिमिलर बनाने के लिए इस बॉक्स को जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, तो ये जो इक्वलिटी होल्ड हो रही है, इस इक्वलिटी को होल्ड मैथमेटिशियन ने किया। किस हिसाब से किया ये आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा कि जब आप कुछ स्पेशल थ्योरम्स की प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे एक फंक्शन हमें लेके चलना पड़ता है। इस रीजन की वजह से, इस कारण की वजह से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस रीजन की वजह से हमें an को fn, जबकि वे जो टर्म्स हैं वे हमारे पास सेपरेट काउंट यहाँ पे तो होंगी, लेकिन यहाँ पे काउंट हम उसको एज यूजुअल नहीं करते हैं। इमेजेस का जब सेट बनाएंगे तो बेसिकली जब हम इसमें ऑर्डर का ध्यान रखेंगे 1 2 3 का, तो जबकि हम क्या करते हैं जब हम रेंज सेट बनाते हैं किसी फंक्शन का, इस ऐप का जब मैं रेंज बनाऊंगा, ऐप की जब रेंज बनाएंगे तो रेंज में ये कंडीशन नहीं होती कि पहले नंबर पे पहले नंबर का एलिमेंट ही रखा जाए। ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस होती है कि वो उसमें ऑर्डर आपका ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुआ कि जो बी सेट का जो सबसेट बना, इस बी सेट का इस आर का जो सबसेट हमारे पास बन रहा है उसमें प्रॉपर्टी चल रही है सेट के हिसाब से। तो वहाँ पे F1, F2, F3 को हम अलग अलग लिखें या ना लिखें, या फिर उनका ऑर्डर मेंटेन करें या ना करें, इसके ऊपर कोई कंडीशन हमें नहीं दी गई है। लेकिन जब हम सीक्वेंस बनाते हैं तो हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि ऑर्डर लिस्ट है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है, ऑर्डर लिस्ट पे और आपका an वाले कंसेप्ट पे। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीक्वेंस हमारी फंक्शन की तरह ट्रीट होगी, लेकिन जनरल सेंस में जो आपने आपको ऊपर सिखाया है कि उसको ऑर्डर्ड लिस्ट की तरीके से आप क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ऐसा करने से हमारे माइंड में जो फंक्शन को लेके कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। स्पेशल थ्योरम्स के प्रूफ में हम इसको फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप 1 2 3 की इमेज अगर आप निकालेंगे तो उसको उसी सेंस में काउंट करेंगे कि इनको आपको ऑर्डर में लेके चलना है। दूसरा, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उनको अलग अलग ही ट्रीट करना है, जबकि जनरली फंक्शन की डेफिनेशन में ये चीज़ कंसिडरेशन में नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे 12th लेवल की या BSc लेवल की जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे हमें डिस्टर्ब लगती है कि ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो गई है। तो वहाँ पे थ्योरम्स के प्रूफ करने के लिए इस चीज़ को मेंटेन किया गया, तो इसलिए हम उसको सीक्वेंस को एज ए फंक्शन पढ़ते हैं, जबकि जनरल डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है एलिमेंट्स के रिपीटिशन को लेके, या फिर उनकी इमेजेस को रिपीटिशन को लेके, या फिर उनके ऑर्डर को लेके। हम किसी भी एलिमेंट की इमेज कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में एक प्रॉपर तरीका होता है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, इस तरीके से। फिर नीचे लास्ट लाइन देखिए क्या लिखी हुई है, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड है रियल सीक्वेंस। जो पार्ट हम जिस बुक से आपको रीडिंग करा रहे हैं, ये आपको चीज़ें समझा रहे हैं, ये भी आपकी फॉरेन ऑथर का ही कंसेप्ट है। वहीं पे ही इन चीज़ों को एलोबरेट करते हैं कि फॉर्मल वे में हम जो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन उस पर हम किस तरीके से वर्क करते हैं, और जो जनरल साइंस होती है माइंड के सोचने की, उस पर किस तरीके से वर्क करते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस पे काम करोगे या थ्योरम्स पे काम करोगे तो आपके माइंड में कंसेप्ट जनरेट होगा अपने आप
कि चीज़ें किस तरीके से रोल प्ले कर रही है, हमने किस चीज़ को अज्यूम किया है, तो क्यों अज्यूम किया है। अब चलते हैं आगे की ओर, वहाँ भी आपको बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जहाँ से हमारी बीएससी की स्टार्ट होती है, बीएससी की स्टार्टिंग होती है, वो भी किस चीज़ की आपकी, जो आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे सीक्वेंस से ही सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। और वहीं इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट फेस में कन्फ्यूजन है, जो मैंने आपको दूर करने की कोशिश की है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको लैंग्वेज में आगे एक जगह क्लैरिफाई भी किया गया है, जो कि कहीं भी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की बुक होती है उनमें उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया गया है। अब ये रिमार्क देखिए आप, ये रिमार्क भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इट इज़ टू बी बॉर्न इन योर माइंड। आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि जो सीक्वेंस हमारे पास A1 A2 AN है वो डिफरेंट है किससे, फ्रॉम द सेट AN से। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर किसी बुक में जो सीक्वेंस है उसका नोटेशन कर्ली ब्रैकेट में दिया जाता है। जैसे कर्ली ब्रैकेट यहाँ लग रहा है ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले वो सेट की जगह यहाँ पे लिखिएगा कि ये सीक्वेंस है, तो आप समझ जाएंगे कि ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ हम जब इसको सेट बोल रहे हैं तब इसमें टर्म्स आपके पास क्या होगी, रिपीट नहीं होगी। यहाँ दोनों चीज़ों में अंतर होगा। किसकी चीज़ में अंतर होगा, जब हमने सीक्वेंस लिखी है यहाँ पे नोटेशन या तो आपका छोटा ब्रैकेट यूज होता है, और जनरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, या फिर इस लेस देन ग्रेटर देन वाला जो साइन होता है उसको यूज कर लेते हैं। दोनों आपके एप्लीकेबल हैं, और ये जो कर्ली ब्रैकेट का जो साइन है ये भी एप्लीकेबल है, लेकिन उससे पहले सीक्वेंस लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज ये सेट पे काउंट होता है। फॉर इंस्टेंस इस टाइम के लिए ए नंबर में बी रिपीटेड इन ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में एक नंबर रिपीट हो सकता है, लेकिन यही बात बताई गई है कि यहाँ पे सेट में एलिमेंट कोई रिपीट नहीं होता। अब यहाँ पे ये एलिमेंट 1, फिर 1/2, फिर 1, फिर 1/3, फिर 1 आ रहा है। इसी तरीके से जो आपका ओड ऑर्डर के जो एलिमेंट हैं उनमें सब जगह 1 आ रहा है इस तरीके से, और इवन नंबर पे आपका 1/n+1 आ रहा है। फॉर ईच n बिलोंग्स टू n के लिए, तो वेयर द सेट, अब इसने यहाँ पे ऑथर ने इसमें क्या किया है, सेट को और सीक्वेंस को क्लैरिफाई किया है, इज द सेम एज द सेट, क्योंकि जो 1 एलिमेंट आपका रिपीट हो रहा है इस सेट पे ध्यान दीजिए, इसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको तो हम एक बार लिखेंगे, तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो वो एलिमेंट यहाँ पे आ गया, फिर 1/2, 1/3, फिर ये एलिमेंट आपके जो थे 1/2, 1/3, 1/4, 1/n, ये हमारे सारे इसमें काउंट हो गए। तो जो 1 बार बार वहाँ पे काउंट हो रहा था किसमें, यहाँ पे ये सीक्वेंस इसने मानी थी AN सीक्वेंस, यहाँ पे लेके चली थी इसको, ये हमारे पास क्या है AN सीक्वेंस है। तो ये टर्म्स हमारे पास अलग अलग ट्रीट हो रही है। अब यहाँ पे इसको फंक्शन की तरीके से जब आपने ट्रीट किया, अगर आप इसको सोचेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ कहाँ ऑपरेट हो रही है, तो जनरली वो यहाँ पे ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो n से r में जो आपके पास सीक्वेंस चल रही है, तो r का जो सबसेट है वहाँ पे एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं है, तो वहाँ मैनी वन फंक्शन बनेगा बेसिकली, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें। तो अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बी रिमार्क की तरफ चलते हैं। इंस्टेड ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर वी कैन टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एनी नॉन एम्पीडी सेट। किसी भी सेट एस के ऊपर हम क्या बनाते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास आयटा की पावर n हो, आयटा का स्क्वायर, आयटा का क्यूब, हमारे पास जो आउटपुट आते हैं, जो सीक्वेंस की टर्म्स आती हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। लेकिन अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी, रियल एनालिसिस की, तो इसलिए रियल नंबर के ऊपर काम किया जा रहा है। सच है सीक्वेंस ऑफ सेट्स, तो ये कह रहा है कि इसमें जो नॉन एम्पीडी सेट आप लेंगे, जो आप सबसेट लेंगे रियल नंबर का, उससे थोड़ी सी अलग बात कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ सेट भी आप ले सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस भी आप ले सकते हैं। आप मतलब सीक्वेंस में पहले नंबर पे किसी सेट को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से एक सेट डिफाइन किया गया है, एक सेट S लिया गया है। तो ये जो B पार्ट है इसका, ये आपको उस फंक्शन को जनरलाइज किया गया है, उस फंक्शन को जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट था उसको थोड़ा सा जनरलाइज व्यू में कहा गया है कि हमारे पास AN जो हमारे पास सेट S है, जो हमारा फंक्शन है जिसको हम सीक्वेंस बोल रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्योंकि इमेजेस 1 2 3 की उठाते हैं, और यहाँ पे उनका जो नाम दिया जाता है F1 F2 F3 A1 A2 A3। ये जो सेट S है, इस सेट S के अंदर आप देखिए
फॉर एग्जाम्पल फॉर ईच एन कंसिडर द सेट, ये जो सेट एस हमारे पास है ये हमने ये मान लिया, यहाँ पे इसमें ए एन बराबर, यहाँ पे जे बिलोंग्स टू हमारे पास एन है और जे हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू एन है। देन वी ऑब्टेन्ड ए सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ एन। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो A1 सेट आएगा उसमें आपके पास 1 ही आएगा, फिर जब आप A2 सेट लिखेंगे इसमें आपके पास 1 to 2 एलिमेंट आएंगे। तो इसको हमने A1 कहा, इसको हमने A2 कहा। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट हमारे पास है कि जब हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे तो यहाँ पे हम A1, A2 इस तरीके से भी, मतलब एलिमेंट आपके किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो रियल नंबर ही होंगे। तो जनरली हम जो स्टार्टिंग में काम करेंगे वो रियल नंबर्स की सीक्वेंस के ऊपर काम करेंगे, रियल सीक्वेंस के ऊपर काम करेंगे। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कह दो या फिर रियल सीक्वेंस कह दो, दोनों एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ एलोबरेट की गई है, ऊपर ध्यान दें, मैंने थोड़ा इसको मार्क किया है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एनी नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट लेंगे तो उसमें नेचुरल नंबर को ऑर्डरिंग करके एक सीक्वेंस बनाई जा सकती है और आप अपने हिसाब से एक सेट के ऊपर बहुत सारी सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो हमारे पास सेट्स की सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस के जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेट आ रहे हैं। हम फंक्शंस भी ले सकते हैं इसमें इस प्रकार से कि हमारे पास पहला एलिमेंट x है, फिर आपका x स्क्वायर है, इस प्रकार भी आप ले सकते हैं सीक्वेंस। फंक्शंस की भी ले सकते हैं, सेट्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इस तरीके से मैट्रिसेस भी उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है, इन दिस चैप्टर वी कंसिडर ओनली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो आपकी नॉलेज को थोड़ा एनलार्ज करने के लिए ऊपर ये चीज़ बताई गई है, जहाँ मैंने स्टार लगाया है, कि ये जो जनरल साइंस है वो आगे जाके मैथमेटिक्स में डेवलप होगी। इस चैप्टर के अंदर वी शैल कंसिडर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एज वेल। ये कह रहा है कि लास्ट में अब इससे आगे जाके जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे जो मैंने फंक्शंस आपको बताए हैं कि इसको मैं fx बोल देता हूँ, इसको मैं gx बोल देता हूँ, तो दो सेट मैंने मार्क कर दिए हैं। ऐसे ही फंक्शंस का नाम f1, f2, f3 भी रख सकते हैं। इससे आगे जाके आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है। थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, लेकिन ये समझानी अत्यंत आवश्यक थी क्योंकि यहीं से हमारी सारी प्योर मैथमेटिक्स की कहानी स्टार्ट हो रही है। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे ए एन सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करनी है विद ए एन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ एक कांस्टेंट सीक्वेंस आपको फाइंड आउट होगी, वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, 1,1 इस प्रकार से आपको सीक्वेंस फाइंड आउट होगी, जिसमें कि हर एक टर्म आपकी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये सब हमारे पास क्या चल रही है, A1, A2, A3, AN आप यहाँ लिख सकते हैं। ये A1 है, ये आपका A2 है, ये एलिमेंट आपका A3 है। इस प्रकार से सब एलिमेंट हमारे बन रहेंगे, तो 1 थ्रू आउट रहेगा। फिर दूसरी सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है किस प्रकार से, AN सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करनी है। आप सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, AN इस प्रकार से भी लिख सकते हैं विद AN इक्वल टू N। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की सीक्वेंस यहाँ बन जाएगी 1, 2, 3, इस तरीके से। ये चीज़ आपने पहले भी लिखी होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइन गलत यूज किया है, तो यहाँ पे जो सेट का साइन है जनरली हम यूज नहीं करते, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे या फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे जैसा कि आपके सेकंड में दिया गया है। थर्ड नंबर पे देखिए, ये सीक्वेंस AN आपको बनानी है, फिर विद AN जो इसकी nth टर्म है 1/n है, n नेचुरल नंबर है। तो बस सीक्वेंस में ऑर्डर्ड लिस्टेड एलिमेंट हमें बनाना है 1, 1/2, फिर 1/3, इस तरीके से एलिमेंट्स आपको लिखते जाने हैं। और यहाँ पे आपको साइन बनाना है किसका, जो ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन होता है उसको हम बनाएंगे, या फिर इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, फोर्थ नंबर पे AN आपके पास सीक्वेंस है और AN आपके पास क्या है, n/n+1। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, फिर आप 2 रखेंगे तो 2/3 आएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस आपकी बन जाएगी। फिफ्थ पार्ट देखिए, AN सीक्वेंस है, AN बराबर है -1 की पावर n। तो ये सीक्वेंस आपके पास 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा,
तो ये इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस, जिसमें ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन का मतलब है चीज़ें आपकी रिपीट हो रही है वन बाय वन ऑल्टरनेट मेथड से। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंसिडर द सीक्वेंस दिस, कि ये A2 A3 से लेके जो चलेगी वो हमारे पास सीक्वेंस होगी या नहीं होगी। तो देखिए उत्तर आपका यहाँ पे यस होगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप 1 2 3 4 जो आपके नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होती है, उसमें से अगर आप इवन नंबर उठाएंगे 2 4 6 8, तो वहाँ से भी सीक्वेंस बन जाएगी। तो अगर हम यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं और इसको हम नई सीक्वेंस का नाम देते हैं B1 B2 B3 इस तरीके से, तब ये सीक्वेंस मानी जाएगी। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक नोट भी आपको दिखाना चाहते हैं इसमें, कि यहाँ जो लैंग्वेज आपकी लिखी गई है, इसको आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं कि हमने अब तक सेट की स्टडी करी है नंबर सिस्टम के अंदर। अब इसमें हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की स्टडी करेंगे, जो सबसे पहला काम है। सीक्वेंस को क्या कहा गया? बेसिकली काउंटेबली मैनी नंबर्स अरेंज इन ऑर्डर। यही चीज़ हमने आपको समझाई थी कि काउंटेबली का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, क्योंकि हम उनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। दैट में, यहाँ एक जो वर्ड यूज किया गया है इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है इसमें, दैट मे और मे नॉट एक्सिबिट ए सर्टेन पैटर्न, कि ये जरूर नहीं है कि वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो ही करेगी। आप रैंडम जो जनरली हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मतलब सीक्वेंस वाला जो पार्ट पढ़ते हैं, उसमें जो मे वाला पार्ट है वो ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आप nth टर्म निकालती हैं वो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है। लेकिन हम एक ऐसी सीक्वेंस भी लिख सकते हैं जिसमें कि रैंडम नंबर आ रहे हों, लेकिन उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा काम हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले ने किस रैंडम ऑर्डर से वो नंबर लिखे हैं, क्या उनमें एक स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी सीक्वेंस भी आपको मिले कि जिसमें कि एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको शो ना हो, नॉट एक्सिबिट, आपको प्रदर्शित ना हो एक सर्टेन पैटर्न। तो ये चीज़ आपसे इंटरव्यू पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको इस बात पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ध्यान से देख लीजिए। ये सीक्वेंस ऑफ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ए फंक्शन फ्रॉम n to r। इन अदर वर्ड सीक्वेंस कैन बी रिटन एज f1 f2 f3। तो यहाँ मैंने बस एक ही चीज़ आपको बताई थी कि ये एलिमेंट्स अगर आप में बराबर होंगे तो उनको हम यहाँ पे अलग अलग ही ट्रीट करेंगे, इनको आप सेपरेट ट्रीट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। यूजुअली वी विल डिनोट सच एज सीक्वेंस बाय सिंबल, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, आपका एक टर्मोलॉजी है जिसको आपको समझना है कि जो AJ आएगा या AI आएगा वो FJ के बराबर होगा। इस तरीके से देखो यहाँ पे इस बुक के अंदर, इस नोट के अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट दिए गए हैं, लेकिन जब आपको लिख दिया है कि J बराबर 1 से इन्फिनिटी तक है तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहा। जैसे यहाँ सीक्वेंस को लिख के दिखाया गया है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात शुरू होती है, कीप इन माइंड, इस बात को माइंड में ध्यान रखिए कि डेस्पाइट द स्ट्रेंज नोटेशन, कि किसी भी स्ट्रेंज नोटेशन, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी कोई नोटेशन हमारे पास आएगा, इसके अलावा एक सीक्वेंस को कैन बी थॉट एज ए ऑर्डिनरी फंक्शन। तो यहाँ कहने की कोशिश की गई है कि यूजुअली तो हम यूज करेंगे an से, और इसके अलावा कोई अगर स्ट्रेंज कंडीशन हमारे पास होगी, कोई नोटेशन हमारे पास आएगा, उसको हम ऑर्डिनरी फंक्शन की तरीके से अपने माइंड में ट्रीट कर सकते हैं। इन मैनी केसेस दैट मे नॉट बी द मोस्ट एक्सपीडिएंट वे टू लुक एट द सिचुएशन। ये कह रहा है कि बहुत सारे केसेस में ये जो हमने उपाय किया है इसको देखने का, ये उपयुक्त नहीं होता कि हम उसको एज ए फंक्शन के तरीके से ट्रीट करते हैं। हम उसको A1 A2 A3 AN की तरीके से ही ट्रीट करें। हम उसको ऑर्डर्ड लिस्ट, जो मैंने आपको लिख के दिखाया था, अभी आपके सामने डिस्कस भी किया था, कि हम उसको ऑर्डर्ड लिस्ट की तरीके से देखते हैं। इट इज़ ऑफन, अब ध्यान दीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है वो यही है, इट इज़ ऑफन, कि अधिकतर केसेस में इट इज़ ईजियर, ये हमारे पास आसान तरीका है, सिंपल लुक, सीक्वेंस को देखने का एज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखिए अलग अलग ऑथर ने अलग अलग सेंस में वही बात लिखी है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कि ऑर्डिनरी फंक्शन की सेंस में परिभाषित कर दिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जैसे हम आगे जाते जाते हैं कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो पूर्ण रूप से हम इसको गलत नहीं कह सकते कि फंक्शन की फॉर्मेट में किस तरीके से डिफाइन किया है,
कि उसने कहा है कि जनरली हम उसको एज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट मे और मे नॉट एक्सिबिट ए सर्टेन पैटर्न की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। बस यही बात थी जो मैं आपको काफ़ी देर से लगभग 30 मिनट हो गए हैं इस चीज़ को समझाते हुए कि फंक्शन और सेट में जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उनमें क्या सिमिलरिटी है, कहाँ उसके अंदर कंफ्यूजन है। वी नाउ वांट टू डिस्क्राइब दैट द लॉन्ग टर्म बिहेवियर और पैटर्न और सीक्वेंस। अब इससे आगे जो आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, इसने कहा है कि लॉन्ग टर्म बिहेवियर। लॉन्ग टर्म बिहेवियर का मतलब क्या है कि जब आप सीक्वेंस की टर्म्स को देखना शुरू करेंगे, उसके पैटर्न को देखना शुरू करेंगे, उस सीक्वेंस को देखना शुरू करेंगे, तो आपको ये देखना है कि क्या वे नंबर किसी एक नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो फैलते ही जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है सोचने के लिए कि अगर हमारे नंबर एक स्पेसिफिक पैटर्न में किसी एक नंबर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें लॉन्ग टर्म में हम लॉन्ग टर्म बिहेवियर की बात कर रहे हैं, जिससे हम पता लग जाए कि हमारे जो नंबर हैं सीक्वेंस के वे चाहे बढ़ते हुए ऑर्डर में जाएं चाहे घटते हुए ऑर्डर में जाएं। हमारे सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो इस तरीके से बढ़ते हुए ऑर्डर में जा सकती हैं n को 1 2 रखने से। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि सीक्वेंस को जनरली जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कई बार ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 1 2 3 4 पे यहाँ पे उनकी इमेजेस को रखना शुरू करेंगे, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम में आए, चाहे ऑसिलेटरी क्रम में आए, चाहे घटते हुए क्रम में आए, तो काफ़ी आइडिया आपको क्वेश्चंस करने का जनरेट हो जाता है। और कई बार जैसे आपके पास सीक्वेंस हमारे पास an बराबर 1/n आती है, तो हम इसको y = 1/x जो फंक्शन होता है उसके तरीके से भी ट्रीट करते हैं। तो इसके ऊपर जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आपका -1/x² आएगा जो कि <0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y की वैल्यू क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। तो यहाँ से हमें इंक्रीजिंग जो आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है बढ़ते हुए क्रम में और या फिर घटते हुए क्रम में, कांस्टेंट वो कहीं पे भी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम फंक्शन की हेल्प भी लेंगे। सीधे सीधे वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे x कुछ भी होता है, ये इसका ग्राफ होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे तो x हमारे पास रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये सबसेट है रियल नंबर का, तो हम r का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं ये वाला, तो हमें n पे काम करने में सहायता मिल जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगी आपको। मेन चीज़ क्या है कि आपके माइंड में आइडिया जनरेट होना चाहिए, और आइडिया जनरेटिंग कंसेप्ट पे ही यहाँ पे जो आप लेक्चर देख रहे हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको वर्किंग कराई जाती है, जिससे आपको जो माइंड में सोचने की जो एक्टिविटी है वो आपकी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाए। अब जनरली हम क्या करते हैं समाज के अंदर, सोसाइटी की जब हम रहते हैं तो हम जो स्टडी करते हैं बिहेवियर की, जिस भी सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर दुकान पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आप दूसरे की साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हो। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों की साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से वो अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। इसी तरीके से जब कोई दुकानदार अपना सामान बेचता है तो वो ग्राहक की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करता है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से अब सीक्वेंस का जो टॉपिक हमारे पास चल रहा है, अगर हम इसको सोसाइटी से जोड़ने की कोशिश करें तो जो चीज़ आपके अनंत तक फैलती जा रही है उसको हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, तो इसकी स्टडी, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस स्टडी हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी या टेंडिंग टू -इन्फिनिटी होगी अगर वो घटती जा रही है या फिर बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस इस प्रकार की है कि वो उसकी जो टर्म्स हैं, जैसे जैसे हम n आगे बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वो एक नंबर की तरफ मूव करती जा रही है, आपने 1 2 3 4 रखा लेकिन वे सारी वैल्यूज आपकी एक नंबर की तरफ जानी शुरू हो जाती हैं, तो इनका जो बिहेवियर है, इन सीक्वेंसेस का जो बिहेवियर है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कन्वर्जेंस। तो जितनी भी हमारी मैथमेटिक्स में स्टडी होती है किसी ब्रांच के अंदर, जहाँ पे चीज़ें कन्वर्जेंट होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैलती चल जाएंगे अनंत तक, तो हमें पता ही है कि वो चीज़ अनंत तक जा रही है, तो वहाँ पे स्टडी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तब तक और चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसके बेस पे बहुत सारे रिजल्ट नंबरिंग के साथ जो हमारे पास पैटर्न है नंबर्स का या सम का जो पैटर्न है टर्म्स का, उसको हम देख लेंगे। उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ये दे दी गई
1 + 1/2 + 1/3 अप टू +1/n। जब आप इसको देखेंगे और एक सीक्वेंस में आपको bn दे देता हूँ 1 + 1/(1) + 1/(2), इसी तरीके से +1/(n), ये आपके पास। अब यहाँ से हम a1, a2, a3 ये फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो हमें लग रहा है कि ये जो सम आपके पास है, जैसे जैसे यहाँ पे टर्म्स बड़ी होती जाएंगी, इसके बाद जैसे हमें a1000 निकालना है तो जो नीचे नंबर आएगा बड़ा होता जाएगा, टर्म्स छोटी होती जाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ फैक्टोरियल 2 आ रहा है, 1/(3) आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे अगली टर्म आपके पास 1/4 आएगी, यहाँ पे 1/4 लिखेंगे तो ये आपके पास 24 आएगा। यहाँ एक टर्म 1/5 आएगी, तो यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, 1/5 आएगी तो ये 120। तो ये जो आपकी सीरीज़ है, जो bn की जो सीक्वेंस है, ये किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, आप इसको पहले से जानते हैं कि ये e की तरफ कन्वर्ज करती है, जिसकी वैल्यू 2.71 से 2.72 के बीच में होती है। लेकिन ये सीरीज जो हमारे पास होती है, ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये हमारे पास क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि ये किसी एक फिक्स नंबर की तरफ मूव नहीं करेगी। कितना भी आप n बढ़ा लेंगे तो वो सम हमारा एक किसी नंबर से बड़ा आता चला जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे आपके पास सम बढ़ता चला जाएगा। तो जो a1, a2, a3 है, हम उसको किसी नंबर पे नहीं रोक पाएंगे, किसी नंबर के आसपास नहीं रोक पाएंगे बहुत बड़े नंबर के लिए। लेकिन जो आपके पास bn सीक्वेंस है, जो एज ए सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्म में दी गई है, यहाँ b1, b2, b3 आप निकालेंगे। जैसे जैसे आप इस सिस्टम को बढ़ाएंगे, n को वेरी लार्ज करेंगे, आप 1 करोड़ इसको लिख लीजिए। यहाँ पे bn, n हमारे पास 1 करोड़ है, तो ये आपके पास जो bn आएगी, तो ये सम हमारा 1 करोड़ पे या फिर 10 करोड़ पे जाएंगे, तो ये हमारे पास e की तरफ ही रहेगा, e के आसपास ही वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो उसके पीछे जो इसके टेस्टिंग के जो टूल हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें आपको ये बात समझानी थी कि दोनों सीरीज देखने में लगभग एक जैसी आपको दिखती हैं। बस यहाँ पे इसमें 1 नहीं है, लो मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे 1/1, अब ये सिमिलर बन गई। लेकिन टर्म्स जो हमारे पास हैं वो किस प्रकार से छोटी बड़ी हो रही हैं, उनको देखने से लगता है कि दोनों सेम बिहेव करेंगी, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम बिहेव नहीं करती। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये जो हमारे पास an है, इसको हम हार्मोनिक, जब आप सीरीज की स्टडी करेंगे तो हार्मोनिक सीरीज भी इसको बोला जाता है। हार्मोनिक सीक्वेंस हमारे पास एक 1, 1/2, 1/3 इस तरीके से भी ले लेते हैं। तो ये जो सम हमारे पास आ रहा है, इसी को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है। अब इसके टूल आपको बताएंगे कन्वर्जेंट किस प्रकार से है, और ऊपर वाली हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है। तो आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अगले आपके लेक्चर में हम सीरीज में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे और डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे, किन कंडीशंस में। और थर्ड टर्म हमारे पास आएगी ऑसिलेटरी सीक्वेंस, जहाँ पे वैल्यू -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है। -1 की पावर n इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है याद करने के लिए, इस तरीके से। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।